मेरठ में नगर निकाय का चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में आज मेरठ के अंदर खास तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह रहे। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि बड़ा चेहरा कल कौन मेरठ में होगा। चूंकि आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है, माना तो ये भी जा रहा था कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में आ सकते हैं, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, आज अखिलेश यादव के दौरे के दौरान ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगे और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। हालांकि यह वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ है, उसको देखकर कहीं ना कहीं ओवैसी की टीम के लोगों में खुशी जरूर होगी। इसलिए हम पहुंचे हैं ओवैसी के जो कार्यालय बनाया गया है मेरठ के अंदर, वहां मौजूद है और यहां पर महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी मेरे साथ जुड़ेंगे। सीधे सीधे बात कर लेते हैं किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि ओवैसी की टीम को खासतौर से अच्छा रिस्पॉन्स मेरठ में मिल रहा है। हर दूसरा आदमी ओवैसी का नाम ले रहा है और सीधे सीधे ओवैसी को वोट करने की बात कर रहा है। वोट करेंगे। AIMIM की पतंग कहीं ना कहीं लहराती नजर आ रही है। लेकिन इस पतंग से सपा और बसपा पर किस तरीके के कह सकते हैं सांप लौट रहे हैं सीने पर, वो भी बड़ी बात है। मैंने पहले भी बताया, जनाधार बढ़ रहा है। ओवैसी की जो पार्टी है उसका ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और जमीन तलाशने की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं मेरठ महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। ये बताइए, आज अखिलेश यादव थे, ओवैसी जिंदाबाद के नारे लग गए, वीडियो वायरल हो गया। सबसे पहले कमेंट आपका। देखिए, ओवैसी जिंदाबाद के नारे ये अखिलेश यादव के सामने लगना ये दर्शाता है कि जो तमाम पिछले चुनावों में अखिलेश यादव और उनकी टीम और उनकी जैसी और तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों का वोट सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर हासिल कर रही थी, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो ये जान चुका है कि हमारे तमाम मुद्दों पर ये पार्टियाँ खामोश रहेंगी। अखिलेश यादव अगर मेरठ आए थे तो उन्हें कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2012 का जो हमारा मैनिफेस्टो था और उसमें हमने ये बताया था कि 18% आरक्षण देंगे इस अल्पसंख्यक समाज को, क्या वो पूरा हुआ, ये बताना चाहिए था। ये बताना चाहिए था अखिलेश यादव को मेरठ में आने से पहले या मेरठ में आने के बाद कि आपकी सरकार के दौरान जो 2013 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर के अंदर, वहाँ पर बहुत बड़ी नुकसान दोनों ही तरफ से, दोनों तरफ के लोगों का हुआ। तो उन्हें बताना चाहिए था कि उस दंगे के कितने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट उनकी सरकार ने दाखिल की, कितने दंगे के आरोपियों को सजा हुई। उन्हें ये बताना चाहिए था। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया कि मुसलमान जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा। उनको रिहा नहीं किया गया, लेकिन खालिद मुजाहिद का हिरासत के अंदर कत्ल कर दिया गया। उनको ये बताना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि साहब, सबसे आप जो ये कह रहे हैं ना कि ओवैसी जिंदाबाद के नारे इसके अखिलेश यादव के सामने लगे, ये समझने की बात है। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ आपको। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मेरठ की नब्ज़ को भांप चुके हैं। इस मेरठ की महापौर सीट पर वो जान चुके हैं कि अतुल प्रधान बिल्कुल नहीं चल रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना नेता, अपनी क़यादत के नाम पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट करने जा रहा है। ये यकीनी बात है। और अगर ये बात अखिलेश यादव जानते हैं तो उन्होंने रूट कौन सा चुना, समझने की बात। नहीं, मुस्लिम बहुल इलाका चुना, बावजूद इसके मुस्लिम बड़ा चेहरा कोई उनके रथ में नहीं दिखाई दिया। ये हमने खुद रिकॉर्ड किया। इसके अलावा चर्चा का विषय बना रहा। और अब जिस इलाके में वो निकले हैं वहाँ समाजवादी पार्टी के हर झंडे के ऊपर ओवैसी की पार्टी का झंडा लगा था। इसलिए मेरा सबसे पहला मैं आपके पास पहुँचा और इस पर प्रतिक्रिया हम रात के 1-1:30 बजे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बिजी हैं। हाँ, हम लोग बिजी हैं। चुनाव में पूरा दिन बिजी हैं। रात को भी 2-3 बज जा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। अगर देखिए, अखिलेश यादव को ये रूट चुनना था तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो ये मानते हैं कि अतुल प्रधान जो मेरा प्रत्याशी है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, अतुल प्रधान को ये मानते हैं कि उनका वोट शास्त्री नगर, जयदेवी नगर, पल्लवपुरम, मोदीपुरम, जागृति विहार, साकेत में है, तो उनको वहाँ भी जाना चाहिए था। लेकिन वो कहीं ना कहीं सच्चाई को जानते हैं कि वहाँ पर वोट नहीं है। ये अल्पसंख्यक समाज ही में बीजेपी से डरकर वोट करता है। और आज अल्पसंख्यक समाज बीजेपी से डरकर नहीं, आज अल्पसंख्यक समाज अपने मुद्दों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट करना। नहीं, अभी भी जो पोस्ट आ रही है समाजवादी पार्टी के लोगों की, खासतौर से कह रहे हैं अगर बीजेपी को हटाना है, हराना है तो अखिलेश साहब को वोट करें, उनकी पार्टी को वोट करें। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी 2019 में नहीं हटा पाई, 22 में नहीं हटा पाई। लगातार लोगों ने वोट दिया कि चलो ठीक है भाजपा को हटा देंगे। क्या ठेका केवल मुसलमानों पर ही है कि भाजपा को हटाने का?
ओवैसी साहब करें, अलायंस करेंगे, हम भी हिस्सेदारी मांगेंगे, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब बराबर हैं। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आप दो चुनाव और भूल गए इसके अंदर। अखिलेश यादव 2017 का चुनाव हारे, मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को हराने के नाम पर। अखिलेश यादव 2019 का चुनाव हारे, मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को हराने के नाम पर। अखिलेश यादव 2022 का चुनाव हारे, मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को हराने के नाम पर। अब ये मुसलमान कहीं ना कहीं ये जान चुका है कि हम तो ईमानदारी से वोट कर देते हैं बीजेपी को हराने के नाम पर, लेकिन जो उनका अपना वोट है, जिसको ये कहते हैं कि मेरे पास 7% या 7-8% यादव वोट है, मेरे भाई वो बीजेपी को जा रहा है। उसका सबूत ये एटा, इटावा, मैनपुरी, सैफई, उधर की जो बेल्ट है जहाँ पर 60-70% यादव बहुल सीट हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी यादवों की है। वो 62 सीटें हैं उस क्षेत्र के अंदर, उस बेल्ट के अंदर, लेकिन उन 62 में से 48 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है। ये तो साबित हुआ ना अखिलेश यादव के पास अपना कोई ज़मीनी वोट नहीं है। अच्छा, बात अगर अखिलेश यादव से हटकर बहुजन समाज पार्टी की जाए, चूँकि वो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात करते हैं, है ना, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है वो भी मुस्लिम है, तो क्या मुसलमानों को इन लोगों ने ये ठेकेदार बना दिया है कि बीजेपी को हटाना है, इन लोगों को लाना है? मुझे लगता है मुसलमानों को तो सारी पार्टियां बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। तो अखिलेश यादव कौन सा अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो भी बहुसंख्यक समाज से आते हैं, मायावती बहुसंख्यक समाज से आती हैं। और बात रही इन लोगों के हटाने की, तो जिस तरीके से आप लोगों का ग्राफ बढ़ रहा है, तो आप लोगों से अलायंस क्यों नहीं करते? ये लोग अलायंस कर सकते हैं, 2% वाले से अलायंस हो रहा है, उप मुख्यमंत्री बनने की बात होती है, लेकिन जो 20% है, 28% है, उनसे अलायंस नहीं होता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक बात है, वो चुनावी परिदृश्य से बिल्कुल गायब है। न उनका जो प्रत्याशी है हशमत साहब जो हैं, वो बिल्कुल चुनाव से बाहर हैं। और रही बसपा के वोट देने का जो टिकट देने का जो पैटर्न है, वो तमाम लोग जानते हैं। वहाँ पर आप जितना भारी थैला लेकर जाएंगे, उतनी जल्दी टिकट मिल जाएगा। तो बसपा तो बिल्कुल ज़ीरो है। पिछले 2-3 चुनाव का आप आंकड़ा उठाकर देख सकते हैं। और रही बात इन लोगों को अलायंस ना करने की, देखिए, ये बिल्कुल मुस्लिम लीडरशिप को पनपना नहीं देना चाहते हैं। ये मानते हैं कि यहाँ पर हमारा राज रहे, हमारी ठेकेदारी रहे, मुस्लिम वोटों पर हमारी ठेकेदारी रहे, और ये जगह नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये मजबूर होंगे। जिस तरह से आज अखिलेश यादव तारापुरी, रशीद नगर के इलाके में आकर दौरा कर गए हैं, आप यकीन मानिए एक दिन वो आएगा, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी दारुस्सलाम जाकर असद साहब से कहेंगे कि हमारे साथ अलायंस करिए। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको मुस्लिमों को ऑप्शन मिल गया है अब? जिस तरीके से दलितों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, हर आदमी की एक पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, क्या मुस्लिमों को भी ऑप्शन मिल गया है ओवैसी के रूप में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये हमारे खिलाफ एक सिनेरियो चलाया जाता है। हम खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हैदराबाद के अंदर पहला दलित मेयर देने वाली हमारी पार्टी है। गुजरात में भी 3 लोग जो है, जो सरकार बनी, छोटी सरकार बनी है, 3 लोग वहाँ से में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हैदराबाद में पहला दलित मेयर किसी ने दिया, हमने दिया। और हमारे पास जो आज ये निकाय की चुनाव हम यहाँ मेरठ के अंदर लड़ रहे हैं, हमने यहाँ पर दलित कैंडिडेट भी उतारा है। धनवीर सिंह वार्ड 29 से हमने वो भी उतारा है। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि हम खाली मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हम दलित हमारा जो मकसद है, जो समाज में सबसे पीछे दबी कुचली आवाज़ है, जो सबसे शोषित आदमी है, हम उसकी आवाज़ उठाना चाहते हैं। आपने पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा, तमाम पार्टियां कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी, कोई यादव सम्मेलन कर रही थी, कोई कुर्मी सम्मेलन कर रही थी, कोई राजभर सम्मेलन कर रही थी, तमाम पार्टियां। लेकिन वाहिद एक हमारी पार्टी थी जिसने शोषित वंचित समाज सम्मेलन किया। यानी कि हम शोषितों की आवाज़ उठाते हैं। उसके अंदर हिंदू भी आते हैं, दलित भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। सिनेरियो कौन चलाता है कि खाली मुस्लिमों की पार्टी है? अब ओवैसी साहब तो कहते हैं दलित मुस्लिम इकट्ठा हो जाओ, देश में राज करेंगे आप। हाँ, बिल्कुल उनकी बात में सच्चाई है। क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर हिंदुस्तान के अंदर दलित और मुसलमान वोट एक जगह पड़ जाए, तो मेरे भाई प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इनका होगा, यानी कि जिस पार्टी के लोग होंगे। और ये वक्त आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। आप 1-2 चुनाव और रुकिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप जो है ये देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर बीजेपी से कोई टक्कर लेने की ताकत में होगा, उसकी शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश के इस निकाय चुनाव से। अगर कोई बीजेपी से टक्कर लेने की ताकत में होगा, देखिए, हमने यादव समाज को वोट दिया ये सोचकर के बीजेपी को हरा देंगे, हमने दलितों को वोट दिया ये सोचकर के बीजेपी को हरा देंगे, हमने जाटों को वोट दिया ये सोचकर के बीजेपी को हरा देंगे। इन तमाम समाज अगर ये ईमानदार हैं, इनके नेता अगर ईमानदार हैं, अगर जयंत चौधरी ईमानदार हैं, बीजेपी को हराना है, अगर मायावती ईमानदार है, बीजेपी को हराना है, अगर अखिलेश यादव ईमानदार बीजेपी को हराना है, तो मेरे भाई क्यों नहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पीछे आकर ये कहते कि हमारा जाट, दलित और यादव वोट आपके पीछे है? तो ये जो समीकरण है ना, तो भाई आप तो 50% से पार चले जाएंगे। लेकिन ये ईमानदार नहीं है।
ये जगह नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में देनी पड़ेगी। कितनी लंबी लकीर हो रही इस बार? देखिए लकीर इतनी लंबी होने वाली है कि निकाय चुनाव मेरठ से कम ये मैसेज जाने वाला है कि ये तमाम पार्टियां जो आज तक बीजेपी को हराने के नाम पर हमसे वोट लेती आ रही थी, उनकी आंखें खुलने वाली है 13 तारीख को। वो सोचने पर मजबूर होंगे। देखिए हमने जब बिहार का चुनाव हुआ, मेरे सदर ने, हमारी पार्टी ने कोशिश की कि हम अलायंस में चले जाएं, लेकिन वहाँ पर जो लालू यादव के बेटे हैं उन्होंने कोई जगह नहीं दी हमें। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कोशिश की कि आप लोग भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम अलायंस में आकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। सिर्फ इसलिए नहीं दी कि वो ये मानते हैं, वो ये जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा शख्स अगर आपने उसको सियासत में जगह दे दी तो आपकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये तोलना पड़ेगा, काबिलियत तोलनी पड़ेगी। अगर अखिलेश यादव काबिल होते तो अपने नेतृत्व में 4 चुनाव नहीं हारते। अखिलेश यादव के बाद अगर राहुल गांधी काबिल होते तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। आपको अपने निजी मफाद, आप अपने पार्टी हित से ऊपर देश हित में ये सोचना होगा कि बीजेपी को हराने की ताकत में कौन है, कौन बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर है। और इन सब पार्टियों से हटकर अगर किसी के पास अपना वोट है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोट है। ये तो वही है, जैसा बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट है, हो सकता है लंबे आने वाले समय में आपके पास भी उस तरीके का वोट हो, लोग आपसे भी अलायंस करने आए। लेकिन मैं जानना चाहूँगा ओवैसी साहब का क्या प्लान है? आएंगे या उनको आप कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन हो गया है? कल मेरठ का प्रोग्राम, हाँ मैंने सुना। नहीं वो कल मेरठ नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक अलायंस की बात है, हमारे जो कौमी सदर हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वो तय करेंगे। लेकिन हाँ ये यकीनी बात है कि तमाम पार्टी हमसे अलायंस करने पर आने वाले दिनों में मजबूर होने वाली हैं, तमाम पार्टी। तो इस चुनाव के बाद क्या लगता है ओवैसी जो धरती तलाश रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मिलने वाली है? नहीं, ओवैसी साहब कभी धरती तलाशने यहाँ नहीं आए। ओवैसी साहब कभी राजनीतिक धरती की बात कर रहे हैं, राजनीतिक जमीन की बात। वही मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी साहब कभी यहाँ पर अपनी राजनीतिक सियासत की ज़मीन तलाशने नहीं आए। ना वो कभी चीफ मिनिस्टर बनने आए हैं, ना वो कोई मुख्यमंत्री बनने आए हैं, ना कोई मंत्री बनने आए हैं, ना उन्हें विधानसभा लड़नी है, ना उन्हें यहाँ से लोकसभा लड़नी है। खुद को वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो 19% लगभग मुसलमान हैं, जो आज राजनीतिक तौर पर बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया गया है, जिस पर जुल्म और ज़्यादती हो, कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, जिसको आज बिल्कुल हर तरह से जो एक सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कुंटू कमीशन की जो रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर दलित से बदतर ज़िंदगी मुसलमान जी रहा है, वो मुसलमानों को मुख्य धारा में लाकर सियासत में मजबूत करने आए हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, 3 मुस्लिम चेहरे, समाजवादी पार्टी से गैर मुस्लिम, भाजपा से गैर मुस्लिम, तो एक खिचड़ी बनी है। माना तो ज़्यादा त्रिकोणीय गेम है पूरा, लेकिन अब क्या लगता है आपके राजनीतिक सोच के एतबार से, क्या लगता है किस जो ऊँट है किस करवट बैठने वाला है? देखिए 11 तारीख का अगर मैं आपको, जो अभी तक हमने चुनाव का आकलन किया है, हमारे जो लोग हैं उन्होंने जहाँ तक हमें शहर में हम लोगों ने घूमे हैं और शहर से जहाँ तक आवाज़ है, तो ये बात बिल्कुल यकीनी है कि चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने जा रहा है। ये सच्ची बात है, क्योंकि समाजवादी का कैंडिडेट अपनी ज़मीन नहीं बना पाए। वजह कुछ भी रही है, हम नहीं जानते कि कौन नाराज़ है, कौन उनके साथ नहीं है, उनका अपना आपसी मसला हो सकता है, हमें उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सच है कि वो अपनी ज़मीन यहाँ नहीं बना पाए हैं, उन्हें बाहरी बताकर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें नकार दिया है लोगों ने। रही हशमत मलिक साहब जो हमारे बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वो अपने जो उनका जो आवाज़ है उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। वाहिद एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार मोहम्मद अनस है, जिसने इस महापौर की सीट पर तमाम इलाकों को छुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हम लोग नहीं गए हैं, तमाम जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर लोगों ने हमें नहीं बुलाया है। तो मैं आपको बिल्कुल एक बात स्पष्ट बता रहा हूँ कि 11 तारीख को चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जियाले मोहम्मद अनस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिकांत आलूवालिया में होने जा रहा है। एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा, जो आपने भी बताया कि अगर अखिलेश के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पतंग के नारे लगे हैं, तो दूसरी तरफ ये है कि हरिकांत आलूवालिया जो 2012 में मेयर रहे हैं, उनकी कारगुजारी सबके सामने है। वो नकारा साबित हुए 2012 में, जब वो मेयर बने नकारा साबित हुए। तो वहाँ दूसरी तरफ भी वहाँ घमासान मचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उनको जिताने के लिए पब्लिक में बहुत ज़्यादा कोई जोश है या पब्लिक उनको बहुत चाहत से चुनाव लड़ा रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सारे समीकरण हमारे पक्ष में हैं। वहाँ पर हरिकांत आलूवालिया को जिताने का कोई जुनून नहीं है लोगों के अंदर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और बसपा के उम्मीदवार चुनावी रेस से बाहर हैं। तो ये बात बहुत बिल्कुल यकीनी है, फैसला अल्लाह करने वाला है, अल्लाह पर हमारा कामिल यकीन है। लेकिन चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी के बीच होने जा रहा है, ये बात सच है बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ मेरठ महानगर के अध्यक्ष AIMIM के इमरान अंसारी साहब। उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव सीधे सीधे
महापौर का जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी और AIMIM के प्रत्याशी के बीच में है। सपा बसपा रेस से बाहर हो चुके हैं। हालांकि 13 तारीख जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं भविष्य के गर्भ में क्या है ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल अपने सहयोगी जाकिर के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ।